हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा सॉल्यूशन यूनिट का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जैसे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वेन हॉफ फैक्टर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल यानी नॉर्मल तो है ही नहीं वो, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालते हैं, मॉलिक्यूल का निकालते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में क्या है, कोई मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई मॉलिक्यूल है, और जब मैं उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मोलर मास। तो वो मोलर मास जब मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ तो कुछ और आता है। जैसे मैं मान लेता हूँ जैसे इसका मोलर मास आ रहा है 60, लेकिन जब मैं उसी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करता हूँ किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, यानी अब मैंने जो मोलर मास कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। अब वो आ रहा है, जैसे मैं कह दूं कि 120 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है, यानी या तो ये राइट होगा या ये राइट होगा। तो यही जो चेंज आ रहा है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में जो चेंज आ रहा है, यानी जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हम लिखेंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड बाय किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा। इज ऑब्जर्व्ड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी डिफरेंट, और वो कैसा मिला, वो अलग मिला कुछ ना कुछ, ठीक है। इज फाउंड टू बी डिफरेंट, किससे डिफरेंट मिलता है, फ्रॉम द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। इज फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल molecular mass of the compound are called, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है abnormal molecular mass, are called its abnormal molecular mass, ठीक है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व किया जाता है वो कैसा पाया जाता है, वो डिफरेंट पाया जाता है। और किससे पाया जाता है, जो कि उसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट पाया जाता है, उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैं मान लूं मेरे पास में क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। अगर मैं इसका ऑब्जर्व यानी कैलकुलेट करूंगा इसका मोलर मास, तो किस तरीके से करूंगा, देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, प्लस में हाइड्रोजन का एक होता है, 3 का 3 आ जाएगा, प्लस में एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना होगा 16, प्लस में एक हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 1। जैसे ही हम इन सभी टर्म को जोड़ेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 60 आता है। लेकिन जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से कैलकुलेट करते हैं, तब इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है 120, जो कि क्या है, जो कि रॉन्ग है यानी गलत है। तो यही क्या होगा आपका, यही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। देखो पहला रीजन हो सकता है कि जो सॉल्यूशन लिया गया है वो क्या हो, वो कंसेंट्रेटेड हो। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि जो सॉल्यूट लिया गया था, देखो ये जो सॉल्यूट है जिस सॉल्वेंट के अंदर डाला गया था, या तो उसके साथ में उसने क्या कर लिया, एसोसिएशन, यानी सॉल्यूट जो हमने डाला, ये किसी नॉन एक्वियस के साथ में क्या हो गया, गैदर कर लिया, यानी उसके साथ में अटैच हो गया, तब इसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो सकता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो हमने सॉल्यूट डाला है किसी एक्वियस मीडियम के अंदर या पानी के अंदर हमने डाला है, तो उसके अंदर ये क्या हो चुका है, अपने आयंस के अंदर आयोनाइज या डिसोसिएट हो चुका है। ये 3 रीजन हो सकते हैं। तो अब हम इनको लिखेंगे कैसे, देखो इट अकर्स ये होता है, इट अकर्स ड्यू टू, क्यों होता है ये, पहला रीजन आएगा सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, या तो सॉल्यूशन क्या हो, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सकता है, तो सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। एक तो रीजन ये हो सकता है। देखो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी की अमाउंट बहुत कम होना और सॉल्यूट की अमाउंट क्या होना, ज्यादा होना, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट हो सकता है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं या डिसोसिएट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल मे बी एसोसिएटेड विद द वो क्या हो जाएं, एसोसिएटेड, यानी जो हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं उसके साथ में क्या हो जाएं, एसोसिएटेड हो जाएं, ठीक है। मे बी एसोसिएटेड विद द नॉन एक्वियस सॉल्वेंट,
कि जो हमने नॉन एक्वियस सॉल्वेंट डाला है उसके साथ में क्या हो जाएं, वो एसोसिएट हो जाएं। अब देखो यहाँ पे वर्ड आते हैं, एक्वियस सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन एक्वियस क्या होता है। एक्वियस सॉल्वेंट का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, सिर्फ पानी होता है, पानी को ही हम एक्वियस सॉल्वेंट कहते हैं। और उससे अलग जितने भी सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो एसोसिएट हो जाएं नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH, अगर मैं इसको किसके अंदर डाल दूं, बेंजीन के अंदर डाल दूं C6H6 के अंदर, तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ये बेंजीन के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है एसिटिक एसिड का। तो जैसे ही ये डाइमर बनाता है तो इसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, देखो जो कैलकुलेटेड मोलर मास था, यहाँ पे C मैंने लगा दिया, इसका मतलब है ये कैलकुलेटेड मोलर मास है। तो कितना निकल रहा था, 60 हमने अभी भी निकाला था। और जब ये डाइमर बना लेगा तो इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 120। तो देखो यही रीजन हो सकता है कि वो क्या कर ले, या तो एसोसिएट कर ले। और तीसरा रीजन हमने क्या बताया कि वो जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो डिसोसिएट हो सकते हैं एक्वियस मीडियम के अंदर। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, थर्ड पॉइंट को हम लिखेंगे सॉल्यूट पार्टिकल may be dissociated, वो टूट सकते हैं, dissociated in aqueous solvent। जैसे ही हमको एक्वियस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे वो क्या हो सकते हैं, वो डिसोसिएट हो सकते हैं। और ये रीजन भी हो सकता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास में क्या है, NaCl है, और जैसे ही मैं इसको एक्वियस सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर जैसे ही मैं डालूंगा ये किसके अंदर टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। तो इसका जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 58.5 होता है। लेकिन जब हम इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है 30 ग्राम। तो ये क्या है, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास यानी अलग आ रहा है, यही क्या है आपका एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। तो किसकी वजह से हुआ है कि वो क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो ये था आपका एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और उससे रिलेटेड कि वो क्यों होता है, ये आपने रीजन बताने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वेन टॉप फैक्टर। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन टॉप फैक्टर। देखो वेन टॉप फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है I के द्वारा, और इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू दी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसे दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि वेन टॉप फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, देखो यहां पे मैंने लिख दिया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इनकी रेशियो होती है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप किस तरीके से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हम सेकंड डेफिनेशन लिख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे आप, इसमें भी यही लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसकी रेशियो होती है, तो ये होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की रेशियो किससे होती है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे कैसे इसे, देखो मैथमेटिकली आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर लिख देंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी लिख रहे हैं हम, ऑब्जर्व्ड वाली लिख रहे हैं तो ऊपर लिख दो ऑब्जर्व्ड वाली, और नीचे किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो नीचे हम लिख रहे हैं कैलकुलेटेड वाली। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे जो नॉर्मल होती है, यहां पे आप लिखेंगे जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे भाई, देखो MC का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड में जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आप लिख सकते हैं M और नीचे लिख देंगे OBS। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड, और M का मतलब है मोलर मास। तो ये दो तरीके हैं आपके पास में इनको डिफाइन करने के लिए।
इससे नेक्स्ट यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बातें आ जाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, देखो हमने सभी जगह पे क्या पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कहाँ पे पढ़ा था हमने पढ़ा था, जैसे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोवरिंग पढ़ी थी, एलिवेशन पढ़ी थी, डिप्रेशन पढ़ी थी, ऑस्मोसिस पढ़ी थी। अगर आपने ये चारों लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्या बताया था हमने उनमें कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 के द्वारा। किसी के पैरों के नीचे अगर मैं 2 लगा दूं तो किसकी बातें चलती हैं, सॉल्यूट की बातें चलती हैं। तो इस पे डिपेंड कर रही हैं। और मुझे पता है नेक्स्ट टर्म, और मुझे क्या पता चल रही है यहाँ से कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, N2 को क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन में M2, क्योंकि W2 अपॉन में M2 क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू भाई, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आपने यहां पे कैलकुलेशन के लिए एक नया फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या है आपका, वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। किसकी रेशियो लिखनी है आपने, नीचे लिखनी है आपने नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो आपने क्वेश्चन यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं कि किस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। क्वेश्चन है आपके कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, यानी आई की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन दी गई हैं। पहले रिएक्शन में कह रहा है कि ग्लूकोज है और एक्वियस मीडियम में डालने के बाद में वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे। देखो वेंट ऑफ फैक्टर का क्या फार्मूला था, वेंट ऑफ फैक्टर का फार्मूला था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपने क्या देखने हैं, आफ्टर देखने हैं, यानी बाद में, कि कितने डिसोसिएट हुए हैं और कितने एसोसिएट हुए हैं। तो देखो पहले भी इतने ही थे और बाद में भी क्या है, एक ही पार्टिकल है। तो ग्लूकोज का आफ्टर तो कितना डिसोसिएशन में मिला है, केवल एक ही पार्टिकल है। और बिफोर कितने हैं, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, यानी पहले कितने थे, पहले भी एक ही था। तो 1 अपॉन में 1 कितना आ गया, इसका वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि NaCl है, जैसे ही आपने एक्वियस मीडियम में डाला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू में आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, पहले आप क्या देखेंगे, आफ्टर देखेंगे। तो आफ्टर में कितने पार्टिकल आपको मिल रहे हैं, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं। तो 2 पार्टिकल ऊपर लिख दो डिवाइड में। बिफोर फिर आप क्या देखेंगे कि पहले कितने थे, तो पहले कितने पार्टिकल थे, एक ही पार्टिकल है NaCl का। तो 2/1 यानी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली थर्ड रिएक्शन है आपकी कि आपके पास में बेरियम क्लोराइड दिया गया है और वो डिसोसिएट होने के बाद में Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आपने क्या देखना है, आफ्टर देखना है कि डिसोसिएट होने के बाद में कितने पार्टिकल मिल रहे हैं। तो देखो बेरियम का तो 1 पार्टिकल है और 2 पार्टिकल क्लोरीन के हैं। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 वैल्यू आप ऊपर लिख लो, आफ्टर की वैल्यू ऊपर आएगी और बिफोर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कितने बेरियम क्लोराइड है, 1 है यहाँ पे, तो 1 आप नीचे लिख दो। तो कितना वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बन गई, यहाँ पे 3 बन गई। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, वो आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है कि आपके पास में एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। जैसे ही इसको एक्वियस मीडियम में डाला जाएगा तो डिसोसिएशन होने के बाद में 2 कंपाउंड बनते हैं। उन कंपाउंड के नाम बताओ, प्लस में यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालो कि कितनी आएगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ टर्म्स बताते हैं कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है या वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है या 1 से कम रहती है, तब क्या होता है, क्या एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है या कुछ भी नहीं होता है। तो उससे पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं। अब हमारे पास में 3 केस बन जाते हैं। कितने केस बन जाते हैं, 3 केस।
पहला केस बनता है कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 हुई तो क्या होता है। देखो अगर जब एक वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ रही थी तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा था आपको, ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो आपने याद रखना है कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आती है तो वहां पे ना तो एसोसिएशन होता, नाइदर एसोसिएशन एंड नॉर डिसोसिएशन, कि ना तो एसोसिएशन होता और ना ही क्या होता, डिसोसिएशन होता जब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आती है। दूसरा केस आपके पास में क्या बनता है कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है। तो देखो यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी, यहां पे भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही थी, तो क्या देखने को मिल रहा था, कंपाउंड का क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था। तो जब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो आपको याद रखना है कि वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन। ठीक है, लेकिन तीसरा केस आपका क्या बन जाता है कि अगर जब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आती है तब आपने बात याद रखनी है कि वहां पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, वहां पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले, जैसे हम एसोसिएशन का एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले तो आपको वो देखने को मिलेगा CH3COOH में, इसमें देखने को मिलेगा, जैसे HCOOH में देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा। और ये क्या होते हैं आपके, ये वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, ये नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के साथ में क्या कर लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जिसके कारण इनके वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या रहती है, कम रहती है। सिमिलरली अगर आपसे डिसोसिएशन का एग्जांपल पूछ लें तो आप बता देंगे कि KCl केस में आपको देखने को मिल जाएगा, NaCl के केस में देखने को मिल जाएगा, BaCl2 के केस में देखने को मिल जाएगा, एक्सेट्रा। इनके तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करवा भी दिए हैं। ठीक है, और अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है तो उनके एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, इस केस में आपको देखने को मिलेगा, यूरिया हो गया, जैसे इन केस में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा, जैसे शुगर हो गया। ऐसे केसेस में आपको जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1 वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। देखो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के दौरान हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा था वो क्या आ रहा था, एबनॉर्मल आ रहा था, जिसके कारण हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमारी कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके अंदर हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था कि डेल P अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर था, Xi2 के बराबर था। तो यहां पे अगर मैं I को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई किससे करवा दो, I से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, हमारी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था कि डेल TB किसके बराबर था, KB इंटू में मोलैलिटी, इसके बराबर था। अब हम इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करवा देंगे आप, I से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इसमें हमने फॉर्मूला निकाला था डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू में मोलैलिटी, ये था हमारा। इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, I को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो, I कर दो। फोर्थ हमारी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, फोर्थ थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, पाई इज इक्वल टू CRT निकाला था। तो यहाँ पे I से क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने क्या करवा दिया, I को इंट्रोड्यूस करवा दिया इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ में। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन दोनों में हमने क्या बतानी है, रिलेशन बतानी है। तो हम एक रिएक्शन मान के चल लेते हैं कि मेरे पास में ए रिएक्टेंट था, जैसे ही मैंने उसे एक्वियस मीडियम में डाला वो n नंबर ऑफ कंपाउंड में क्या हो गया, टूट चुका है। n नंबर ऑफ कंपाउंड में क्या हो चुका है, टूट चुका है, यानी डिसोसिएट हो चुका है। तो मैं मान के चलता हूं कि ए के मेरे पास में कितने मोल थे, 1 मोल था, लेकिन बिफोर, शुरुआत में जब इनिशियल स्टेज थी तो वो अभी तक डिसोसिएट नहीं हुआ है, यानी 0 है। ये क्या है, बिफोर डिसोसिएशन की कंडीशन है, बिफोर। लेकिन जब आफ्टर में हमने देखा तो 1 मोल में से कुछ ना कुछ कंपाउंड क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, यानी अल्फा कंपाउंड क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे डिसोसिएट हो चुके हैं। तो ये किसकी कंडीशन है, ये है बाद की कंडीशन, यानी आफ्टर की कंडीशन है। और वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या था, वेंट ऑफ फैक्टर का हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल
नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, डिवाइड में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहां पे देखो आफ्टर यानी बाद में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट या फिर एसोसिएट कर रहे हैं, तो देखो 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा, ये तो आफ्टर की कंडीशन है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, बिफोर की कंडीशन। बिफोर में कितने हैं, केवल 1 ही है। तो यहां पे जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी रिलेशन क्या बन चुकी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में वो बन चुकी है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। ये आपकी रिलेशन बन चुकी है, ये आपने याद रखनी है। अब यहां पे एक और बात याद रखनी है आपको, ये वाला रिलेशन करने से पहले, कि जब डिसोसिएशन होता है, जब क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, तो पार्टिकल के जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहां पे पार्टिकल के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब आप रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एसोसिएशन के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। यानी एसोसिएशन के अंदर जो पार्टिकल का जो नंबर होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो रिलेशन आती है वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच में, तो यहां पे भी एसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि उन्होंने वर्ड कौन सा लिखा है, एसोसिएशन लिखा है या डिसोसिएशन लिखा है। अगर उन्होंने एसोसिएशन लिख रखा है तब आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में n आ जाएगा। यानी यहां पे I की जो रिलेशन बनेगी वो 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन में n, बस यहां पे चेंज आ जाएगा। ये वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच का रिलेशन है, और ये किसके बीच का रिलेशन है, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच का रिलेशन है। तो इनका जो इस्तेमाल होगा वो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर होगा। तो इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट पाई। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। और 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन, 0.1 मोलर आपके पास में कंसेंट्रेशन दी गई है कैल्शियम नाइट्रेट की, और टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्ड दे दिया यहां पे एक डिसोसिएट्स। यानी जब भी कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है तो वहां पे कौन इंट्रोड्यूस हो जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और हमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो पहले हमें पता था, क्या होता है, CRT इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर डिसोसिएट या एसोसिएट वर्ड आ जाता है तो वहां पे आपने वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पे हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। अब यहां पे देख लेते हैं कि वैल्यूज किस किस की दी गई हैं। तो देखो कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर, ये कंसंट्रेशन दी गई है। आर की वैल्यू हमें पता होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.082, ये आर की वैल्यू होती है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप 27 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो 273 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब तीनों वैल्यू आपके पास में आ चुकी हैं, सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए है। और यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया है आपको, डिसोसिएट वर्ड दिया गया है। तो जब भी डिसोसिएशन के केस में आपने वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा फार्मूला इंट्रोड्यूस करोगे, ये वाला इस्तेमाल करोगे। तो आप लिख लो, इसका फार्मूला लिख लो यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा, ये है। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, देखो ये दे रखी कि 70% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 70% है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं आप, 70 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, और ये कितनी आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 0.7 है, तो पुट कर दीजिए यहां पे। देखो I इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 प्लस में n की वैल्यू कैसे पता करें। अब n की वैल्यू जब आपको ये रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम नाइट्रेट दिया गया है, ये डिसोसिएट कैसे होगा। देखो कैल्शियम नाइट्रेट है आपके पास में NO3 का ट्वाइस, जैसे ही इसको हम एक्वियस मीडियम के अंदर डालेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, किसके अंदर, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में NO3 का ट्वाइस, यानी 2 मोल ऑफ NO3, ठीक है, नेगेटिव। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, देखो 2 यहाँ पे निकल रहा है, 1 यहाँ पे निकल रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो, मल्टीप्लाई में अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0.7 थी, तो 0.7 पुट कर दी। क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 में से 0.7 जाएंगे, कितना बचा, 0.3 बच गया, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2.1 आ जाएगा। जैसे ही आप इसे प्लस करोगे यहाँ पे आ गया ये 2.4, तो I की वैल्यू तो आपकी आ गई 2.4। तो इन सारी वैल्यूज को कहां पुट कर दोगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो कर दो। तो देखो पाई इज इक्वल टू, I की वैल्यू आ गई 2.4, तो यहां पे लिख दिया 2.4, मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन की वैल्यू थी 0.1,
तो 0.1 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू कितनी थी 0.082 तो 0.082 मल्टीप्लाई में टेम्परेचर की वैल्यू कितनी थी 300 केल्विन तो 300 केल्विन लिख दिया। जैसे ही आप इन टर्म्स को सभी को सॉल्व करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 5.96 atm। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सॉल्यूशन यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो जितने भी आपको लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं उन पे अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए हैं और यूनिट पूरी पसंद आई है और अच्छे से लिखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।